हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, हम कर रहे हैं पीजीटी 2022 का पीवाईक्यू। इससे पहले मैं आपको 2024 का पीवाईक्यू, 2023 का पीजीटी और टीजीटी दोनों के करवा चुकी हूँ। साथ में मैंने 2022 का जो हिंदी व्याकरण आपसे 15 नंबर की पूछी जाती है, 2022 के टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों मैंने यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। मैं आपको यहाँ पर 2018 से 2024 तक के पीवाईक्यू, एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी हिंदी के पीवाईक्यू यहाँ पर सोल्व करवाऊंगी। साथ में जो हिंदी व्याकरण आपसे 15 नंबर की पूछी जाती है, वो भी मैं आपके सामने सोल्व करवाऊंगी। साथ में अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो जल्द ही मैं आप लोगों के सामने पीवाईक्यू की सीरीज लेकर आ रही हूँ, क्योंकि अब आपका नेट का एग्जाम मतलब जून में ले लिया जाएगा, ये कंफर्म है। क्योंकि जो एग्जाम डेट है उस वो भी अनाउंस कर दी गई है एनटीए के द्वारा, जिस दिन फॉर्म निकाले थे। और फॉर्म जो अप्लाई करने की डेट क्या है, ये सब आपको पता चल ही गया होगा। आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने 130 तक क्या कर लिया था, पीजीटी, एस्टेट, पीजीटी हिंदी 2022 के पीवाईक्यू 130 तक, यानी 91 से 130 तक हमने सोल्व कर लिए थे। आज हम आगे के जो बचते हैं उनको सोल्व करते हैं। तो 30 नंबर की यहाँ पर आपसे हिंदी व्याकरण पूछी गई है। हिंदी साहित्य और क्या है आपकी एनसीईआरटी यहाँ पर मिक्स देखने को मिल रही है। 2-3 क्वेश्चन अभी तक आपके एनसीईआरटी के आए हैं, आगे देखते हैं आते हैं या नहीं। तो हमने 130 तक कवर कर लिए थे क्वेश्चन। आगे हम देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, हम कौन सा पेपर सोल्व कर रहे हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ, पीजीटी हिंदी 2022 का 131 का क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भक्ति काल से संबंधित असत्य कथन चुनिए। आदिकाल, भक्तिकाल। भक्तिकाल की समय सीमा क्या है, 1050 से 1375 तक आपका आदिकाल है, 1375 से 1700 विक्रम संवत। विक्रम संवत में आपको ध्यान रखना है, न कि ईस्वी में। तो 1050 से 1375 विक्रम संवत है आपका आदिकाल, 1375 से 1700 तक क्या है आपका फिर भक्ति काल। तो भक्ति काल से संबंधित असत्य कथन यहाँ पर आपको बताना है, यानी भक्ति काल के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। खेती ने किसान को, भिखारी को न भीख, भली बनी को बनीज, न चाकर को चाकरी, उक्त पंक्तियों के सर्जक तुलसीदास है। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? गलत बताना है आपको। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सकता है, उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के संदर्भ में कहा है। क्या ये सही है? आगे देखते हैं। 1455 साल गए चंद्रवर एक ठाठ गए, उक्त पंक्ति संत कबीर के जीवन से संबंध है। ज्ञानेश्वरी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार अद्वैतवाद है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा गलत है। सूरदास, तुलसीदास और कौन उठाए हैं यहाँ पर, कबीरदास। तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में जायसी, जायसी कौन से धारा से है, सूफी काव्य धारा से। कबीरदास है आपके निर्गुण काव्य धारा से, और तुलसीदास है आपके श्रीराम काव्य धारा से, और सूरदास जी कहां से हैं, आपकी कृष्ण काव्य धारा से संबंधित। ये चारों कवि आपके लिए इंपॉर्टेंट है भक्ति काल के अंतर्गत। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें से गलत क्या है, तो गलत आप लोगों को बताना है। देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है कि खेती ने किसान को, भिखारी को न भीख, बनिक को बनीज, न चाकर को चाकरी। उक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है, तुलसीदास है। कवितावली से ये पंक्ति उठाई गई है कि जो किसान है उसके पास खेती नहीं है, भिखारी के पास भीख मांगने के लिए कुछ नहीं है, जो बनिक लोग होते हैं, बनिया लोग होते हैं, उनके पास भी कोई काम नहीं है, न नौकर के पास कोई काम है। तो उक्त पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है, तुलसीदास, जिसका जन्म 1532 में और मृत्यु कब हुई थी, 1632 में। तुलसीदास राम काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि। जन्म को लेकर तुलसीदास के जन्म को लेकर विवाद है आलोचकों में। इसके ऊपर मैं एक मतलब वीडियो आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। साथ में मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाती हूँ, तब हर डिटेल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप लोगों को सोल्व करवाती हूँ। तो अगर आप मेरी वर्बली बातों को भी सुन रहे हैं, तो भी आप इस क्वेश्चन को इजिली कर जाओगे। तो खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, किसकी पंक्ति है, तुलसीदास की है। कहां से ली गई, कवितावली से ली गई है। 1455 साल गए चंद्रवर एक ठाट गए, उक्त पंक्ति संत कबीर के जीवन से संबंध है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कबीरदास के जन्म कहां पर हुआ था और मृत्यु कहां पर हुई थी, ये सब आपको पता है। क्योंकि कबीरदास थे वो निर्गुण काव्य धारा से थे और अद्वैतवाद क्या करते थे, ये मानते थे। कबीरदास के गुरु रामानंद बताए जाते हैं, लेकिन मुसलमानों के द्वारा शेख तक क्या बताए जाते हैं, इनके गुरु बताए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है कि 1455 साल गए चंद्रवर एक ठाट गए, कबीर के जीवन से संबंधित ये मतलब ये
पंक्ति है। और कबीर दास का जन्म कब हुआ था? 1398 में कबीर दास का जन्म हुआ था। ज्ञानेश्वरी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार अद्वैतवाद है। ज्ञानेश्वरी शाखा कौन सी है आपकी? जो निर्गुण काव्य धारा है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण काव्य धारा दो भागों में बढ़ जाती है, ज्ञानेश्वरी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। तो ज्ञानेश्वरी शाखा आपकी कौन सी है? ज्ञानेश्वरी शाखा जिसे संत काव्य धारा कहा जाता है, और प्रेम मार्गी शाखा जिसको सूफी काव्य धारा कहा जाता है। तो ज्ञानेश्वरी ही क्या है आपकी? ज्ञानेश्वरी धारा कौन सी है आपकी? संत काव्य धारा। और इनका मुख्य आधार क्या था? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का अर्थ क्या है कि परमात्मा, आत्मा और परमात्मा क्या है? अलग अलग नहीं है, दोनों क्या है? एक ही है। तो ये क्या है? बिल्कुल सही है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सकता है, उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के काव्य के संदर्भ में कहा है। ये गलत है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तो कथन है, लेकिन किसके बारे में कहा है? ये कहा है तुलसीदास के बारे में। ध्यान रखना है, ये जो पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कही है? तुलसीदास के बारे में ये कथन कहा है। तो आपसे गलत ही पूछा गया था कि भक्ति काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सूरदास के बारे में नहीं बल्कि तुलसीदास के बारे में ये सब कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि घनानंद को साक्षात रस मूर्ति, प्रेम के पीर एवं यातना का कवि कहकर संबोधित करने वाले विद्वान कौन है? घनानंद रीतिकालीन काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि। रीति मुक्त काव्य धारा में रीतिकाल जब 3 भागों में बढ़ जाता है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीति सिद्ध कवियों में आपके बिहारी आते हैं, रीति मुक्त काव्य धारा में आपके घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर और दविजदेव आते हैं। और रीति जो बद्ध काव्य धारा है, इसमें कौन कौन आते हैं? आपके भिखारी दास हैं। कौन कौन है इसमें? भिखारी दास है, भूषण है, चिंतामणि है, मतीराम है, देव है, ये सब आपके रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। तो घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि, और घनानंद बाद में किसमें दीक्षित हो गए थे? निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, पीवाईक्यू एचटेट में ही क्वेश्चन पूछा गया कि घनानंद कौन से संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे? तो घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में क्या हो गए थे? दीक्षित हो गए थे। तो घनानंद को साक्षात रस मूर्ति, प्रेम के पीर एवं यातना का कवि कहकर संबोधित करने वाले विद्वान कौन है? तो प्रेम के पीर का प्रेम के पीर जो शब्द का प्रयोग है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके लिए किया है। किसके लिए? घनानंद के लिए। ध्यान रखना है कि साक्षात रसमूर्ति, प्रेम की पीर या यातना का कवि कहकर संबोधित करने वाले विद्वान कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एक बात और आप लोगों को ध्यान रखनी है कि प्रेम की पीर शब्द का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 कवियों के लिए किया है। एक तो आते हैं आपके भक्ति काल के अंतर्गत सूफी काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि जायसी के लिए। किसके लिए क्या है? जायसी के लिए। प्रेम के पीर शब्द का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, फिर से बता देते हूँ, 4 कवियों के लिए क्या है? एक कवि तो आपके भक्ति काल के अंतर्गत सूफी काव्य धारा में महत्वपूर्ण कवि कौन है? जायसी। और फिर 3 कवि आपके आते हैं रीतिकालीन काव्य धारा के अंतर्गत, रीति मुक्त काव्य धारा में। किस किस के लिए क्या है? घनानंद के लिए, आलम के लिए और किसके लिए? बोधा के लिए। इन तीनों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल में रीति मुक्त काव्य धारा में प्रेम की पीर शब्द का प्रयोग किया है, घनानंद, आलम और बोधा के लिए। बात करें इसमें आधुनिक भक्ति काल के अंतर्गत, तो भक्ति काल में जायसी के लिए प्रेम की पीर शब्द का प्रयोग किया था। तो घनानंद को साक्षात रसमूर्ति, प्रेम की पीर या यातना का कवि कहने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। देख सकते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपके लिए पढ़ना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है कि मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, सुर में तासीर पैदा कर की आंखों से सच्चे मोती की तरह अनघड़ आंसू निकल आए, यह इबादत किसके द्वारा की गई है? आपसे पूछा गया है कि मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर की आंखों से सच्चे मोती की तरह अनघड़ आंसू निकल आए, यह इबादत किसके द्वारा की गई है? एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां मतलब इसके ऊपर एक चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी में, वहां से क्वेश्चन है। बीच में से लाइन उठाई गई है, इसलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी को अब आपको बिल्कुल डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। तो किसके बारे में, किसने ये जो पंक्तियां हैं ये इबादत किसके द्वारा कही गई है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो शहनाई बाज प्रसिद्ध क्या थे? शहनाई वादक थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के द्वारा ये पंक्तियां कही गई हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है कि नीलू, नीलिमा, नीलोफर उपन्यास के रचयिता कौन है। एक उपन्यास आपसे पूछा गया है, नाम क्या है, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। उपन्यास के रचयिता कौन है, इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, इसका प्रकाशन वर्ष 2000 में हुआ था। किसके उपन्यास है ये, विषम साहनी के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। संजीव असगर वजाहत और निर्मल वर्मा, इनके उपन्यास नहीं है, ये किसका उपन्यास है, विषम साहनी के। विषम साहनी का जन्म कब हुआ था, 1913 में विषम साहनी का जन्म हुआ था। विषम साहनी की एक प्रसिद्ध कहानी है अमृतसर आ गया और चीफ किदारदीन की दो क्या है प्रसिद्ध कहानियां हैं। विषम साहनी के अगर अन्य उपन्यासों की बात करते हैं तो इनके कौन कौन से उपन्यास है, जरोखा, कड़िया, तमस, बसंती, मायादास की माड़ी और नीलो, नीलिमा, नीलोफर, ये सब किसके उपन्यास है, विषम साहनी के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। संजीव, संजीव का कौन सा आता है, संजीव का एक प्रसिद्ध उपन्यास है, किसान वर्ग के ऊपर लिखा गया उपन्यास है। नाम क्या है अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। संजीव के द्वारा लिखा गया उपन्यास फांस। हाँ, संजीव के द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया, फांस उपन्यास लिखा गया, प्रसिद्ध उपन्यास है, किसान वर्ग के ऊपर लिखा गया उपन्यास है। निर्मल वर्मा का आता है चिड़ों की चांदनी और बाज और सांप, आपकी एनसीईआरटी में इनकी एक कहानी दी गई है, बाज और सांप। ये असगर वजाहत का भी नहीं तो मैंने बता दिया, विषम साहनी के द्वारा लिखा गया नीलो, नीलिमा, नीलोफर, ये उपन्यास का नाम है और कब लिखा गया था, ये 2002 में इनका ये उपन्यास लिखा गया था। तमस इनका वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास है, विषम साहनी का बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि तमस उपन्यास किसके ऊपर लिखा, किसने लिखा, तो विषम साहनी के द्वारा लिखा गया। उसमें सिर्फ पंजाब के 5 दिन की कहानी है, नत्थू नाम का एक पात्र होता है और किस तरह से सुअर और गाय के ऊपर मतलब पूरे भारत और पाकिस्तान विभाजन को लेकर लिखा गया ऊपर, मतलब विभाजन की त्रासदी को यहाँ पर लेखक ने इस उपन्यास में उजागर किया है। तमस उपन्यास में कब लिखा गया था, 1973 में ये उपन्यास लिखा गया था विषम साहनी के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हिंदी शब्द के सामान्य अर्थ के अंतर्गत वे बोलियां आती हैं जो थोड़े से स्थानीय भेदों और परिवर्तनों के साथ बनारस और बिहार तथा समर्पित तथा विजित प्रांतों के अधिकांश हिंदू जन समूह द्वारा व्यवहृत होती हैं। यह कथन किसका है, जो हिंदी शब्द है उसमें कुछ बोलियां आती हैं और बोलियों के साथ यहाँ पर बताया गया बनारस और बिहार तथा समर्पित तथा विजित प्रांतों के अधिकांश हिंदू जनसमूह द्वारा व्यवहृत होती हैं। यह कथन किसका है, क्या विलियम प्राइस का है, गिलक्राइस्ट का है, लॉर्ड हेमसहर्स्ट का है या फिर कैप्टन टेलर का है। तो बताना है ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है, तो किसने कहा है, ये लॉर्ड हेमहर्स्ट ने ये कथन कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है, भाषा से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन उठाया है, तो किसने कहा है, ये लॉर्ड हेमहर्स्ट ने कहा है। गिलक्राइस्ट कौन थे, गिलक्राइस्ट आपने फोर्ट विलियम कॉलेज सुना होगा, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1800 में हुई थी, तो किसने की थी, इसकी स्थापना गिलक्राइस्ट के द्वारा की गई थी, किसकी, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, असंगत आपको बताना है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र साहा ने प्रदान की थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकालीन कवि केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। आचार्य शुक्ल ने घनानंद के बारे में कहा है कि इन किसी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशाली ने ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। महाकवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सच्चाई ब्रज भाषा में लिखित काव्य ग्रंथ है। तो आपको यहाँ पर गलत बताना है, तो रीतिकाल से क्वेश्चन है, पहले भी आपसे रीतिकाल से क्वेश्चन पूछा गया था घनानंद के बारे में, वहां पर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन दिया गया था। यहाँ पर भी आपसे एक कथन किसका दिया गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया गया है। तो यहाँ पर आपको असंगत बताना है कि कौन सा असंगत है। भूषण, चिंतामणि भूषण और मतीराम ये 3 भाई थे, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र क्या, वैसे तो ये 4 भाई बताए जाते हैं, चिंतामणि, मतीराम, भूषण और जटाशंकर, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि जटाशंकर क्या है, इनके भाई नहीं है। डॉक्टर बच्चन सिंह या डॉक्टर नगेंद्र, उनका ऐसा मानना है कि जटाशंकर क्या है, इनके भाई नहीं है। भूषण, भूषण का जन्म कब हुआ था, 1613 में भूषण का जन्म हुआ था और रीतिकाल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने राष्ट्रीयता से संबंधित क्या करी है, रचनाएं लिखी हैं। तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र साहा के द्वारा दी गई थी, ये बिल्कुल सही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकालीन कवि केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं बल्कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। वैसे ये यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी नहीं है, ये किसके बारे में कहा है, ये देव के बारे में कहा है, देव ने कहा है। केशव के बारे में शायद कुछ ऐसा ही है, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिबेट में है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है या फिर देव ने कहा है, किसको, केशव को कहा है। वैसे हर बार एग्जाम में सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो अब तक हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही टिक करते आए हैं और आंसर की के द्वारा भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही सही ठहराया जाता है।
वैसे मैंने बता दिया कि ये क्वेश्चन क्या है, डिबेट में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को क्या कहा है कि इन किसी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ, ये सही है। घनानंद के बारे में आपसे फिर से पूछा जा सकता है, ये ऑप्शन उठाया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया, किसके बारे में कहा गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में कहा है। महाकवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सच्चाई ब्रज भाषा में लिखित ग्रंथ है, ये भी सही है, क्योंकि बिहारी सच्चाई एकमात्र रचना करने के कारण रीति सिद्ध कवियों में बिहारी क्या हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे। एक एक दोहे के ऊपर बताया जाता है इनको एक एक सोने की अशरफी प्राप्त होती थी। तो बिहारी बिहारी किसके दरबारी कवि थे, राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। तो राजा जयसिंह के बारे में बताया जाता है कि एक बार वो अपनी रानी के प्रेम में इतने डूब जाते हैं कि उनको प्रजा का कोई ध्यान नहीं रहता। तो बिहारी एक दोहा लिखकर इनके सामने भेजते हैं कि दोहा क्या है, कुछ इस तरह से है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बांधो आगे कौन हवाल। तो बिहारी के ये दोहे को पढ़कर राजा जयसिंह की आंखें खुल जाती हैं और फिर वो अपनी प्रजा की तरफ क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। अपनी प्रजा किस तरह से जो कष्ट में है, मतलब कौन किस यातना से गुजर रही है, फिर उन सबको क्या करते हैं, जयसिंह महाराजा जयसिंह क्या करते हैं, उनका निवारण करते हैं। तो बिहारी किसके दरबारी कवि थे, जयसिंह के दरबारी कवि थे। तो आपसे असंगत पूछा गया था, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, यही क्या है, गलत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया गया है कि डायरी के पन्ने नामक डायरी अंश में लेखिका ने किट्टी का संबोधन किसे दिया है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, 12th क्लास की एनसीईआरटी से है। तो डायरी के पन्ने नामक जो डायरी है, इसमें लेखिका ने किट्टी का संबोधन किसे किया है, क्या माँ को, बहन को, अध्यापिका को या गुड़िया को। तो किट्टी किट्टी क्या है, यहाँ पर एक गुड़िया है और उस गुड़िया के माध्यम से ही यहाँ पर लेखिका ने क्या किया, डायरी के पन्ने नामक जो ये डायरी का अंश है इसमें वर्णन किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि उदाहरण एवं अलंकार की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। उर अंकुरित गर्भ तरु भारी क्या रूपक अलंकार है। कोमल कुसुम समान देह हा हुई तप्त अंगारमय उपमा अलंकार है। वसन देहु ब्रज में हमें वसन देहु ब्रज राज सलेस अलंकार है। मनु तापस जिन ते दुख लहहि ते नरेश बिनु पावक ददहि क्या विभावना अलंकार है। तो यहाँ पर क्या बताना है आपको, असंगत बताना है कि इनमें से कौन सा असंगत है। तो देखते हैं क्या बताया गया, यहाँ पर आपको असंगत बताना है कि उर अंकुरित गर्भ तरु भारी, यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही है। कोमल कुसुम समान देह हा हुई तप्त अंगार में, तो उपमा अलंकार के कुछ कीवर्ड है, सा से सी सरस के समान, अगर ये सब आ जाते हैं तो कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर समान दिया गया है तो इजिली आप पहचान जाओगे। मुनि तापस जिन ते दुखी लही ते नरुस बिनु पावक दधही, ये विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार क्या होता है, उल्टा होता है, अपोजिट यहाँ पर दिया गया कि मुनि तापस जिन ते दुख लही ते नरेश बिनु पावक दधही, तो विभावना अलंकार है। बसन देहु ब्रज में हमें बसन देहु ब्रज राज, यहाँ पर सलेस अलंकार का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यही क्या है आपका, यहाँ पर गलत आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि नाटक एवं नाटककार की दृष्टि से असंगत विकल्प बताइए। एक तरफ नाटक है, दूसरी तरफ नाटककार है, जिन्होंने नाटक लिखे हैं, बताना है कौन सा गलत है। अंधेर नगरी चंद्रावली भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखे गए हैं। ध्रुव स्वामिनी अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखे गए हैं। डॉक्टर युगे क्रांति विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखे गए हैं। शारदिया और राजश्री क्या जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखे गए हैं। तो बताना है इसमें से कौन सा गलत है। तो अंधेर नगरी और चंद्रावली ये क्या है, भारतेंदु के नाटक हैं। अंधेर नगरी किसका है, भारतेंदु का है, ये 6 अंकों में विभाजित नाटक है। चंद्रावली भी किसने लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था, 1850 में इनका जन्म हुआ था। ध्रुव स्वामिनी और अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी लिखा गया था 1933 में और अजात शत्रु कब लिखा गया था, 1927 या 26 में क्या लिखा गया था, अजात शत्रु लिखा गया था। किसने लिखा, जयशंकर प्रसाद ने, ये भी सही है। और जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, 1889 में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। डॉक्टर और युगे क्रांति ये नाटक किसके हैं, ये विष्णु प्रभाकर के नाटक है, ये भी सही है। शारदिया
शारदिया जो नाटक है ये तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है, लेकिन राजश्री नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया नाटक है। आपसे असंगत ही पूछा गया था यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर गलत है। शारदिया तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया, लेकिन राजश्री जो है किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया नाटक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट है आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया गया है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? भक्तिकाल से क्वेश्चन है। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध अद्वैतवाद, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, सनातन संप्रदाय निम्बाकाचार्य अचिंत भेदा भेदवाद। तो बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो जो ब्रह्म संप्रदाय है मध्वाचार्य के द्वारा निकाला गया था, और ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य ने क्या निकाला था? द्वैतवाद निकाला था। ध्यान रखना है, दो दो आपसे पूछे गए कि मध्वाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय निकाला था और द्वैतवाद क्या था? इनका सिद्धांत था। विष्णु स्वामी के द्वारा रुद्र संप्रदाय निकाला गया था और शुद्ध अद्वैतवाद क्या था? इनका सिद्धांत है। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य के द्वारा और विशिष्ट अद्वैतवाद क्या है? इनका क्या है? मतलब विशिष्ट अद्वैतवाद से ये संबंधित है। सनातन संप्रदाय निम्बाकाचार्य के द्वारा निकाला गया है, लेकिन अचिंत्य भेदा भेदवाद किसने निकाला था? चैतन्य महाप्रभु ने निकाला था, न कि निम्बाकाचार्य ने। यहाँ तक तो ये क्वेश्चन ठीक दिया गया, लेकिन बाद में अचिंत्य भेदा भेदवाद किसके द्वारा निकाला गया है? मैंने बता दिया, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। अगर यहाँ पर देता सनातन संप्रदाय निम्बाकाचार्य और भेदा भेदवाद, अगर यहाँ पर देता तब ये क्वेश्चन ठीक होता। आपसे गलत ही पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर गलत है। एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। मध्वाचार्य के द्वारा ब्रह्म संप्रदाय निकाला गया था, द्वैतवाद इन्होंने दिया था। विष्णु स्वामी के द्वारा रुद्र संप्रदाय और शुद्ध अद्वैतवाद यहाँ पर दिया गया है, ये सही है। शुद्ध अद्वैतवाद से ही सूरदास क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं, और शुद्ध अद्वैतवाद से ही वल्लभाचार्य क्या है? संबंधित है। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य के द्वारा निकाला गया है, और विशिष्टाद्वैतवाद भी इन्होंने ही दिया था। विशिष्टाद्वैतवाद से कौन है? तुलसीदास है। सनातन संप्रदाय निम्बाकाचार्य के द्वारा, लेकिन निम्बाकाचार्य ने क्या निकाला था? भेदा भेदवाद निकाला था, न कि अचिंत्य भेदा भेद। अचिंतन भेदा भेद किसने निकाला है? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा निकाला गया है। तो गलत आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनसीईआरटी से क्वेश्चन है कि अपू के साथ 2.5 साल रचना किस विधा की है? अपू के साथ 2.5 साल 11th क्लास के एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। पूछा है कि किस रचना किस विधा की है? यहाँ पर आपसे विधा पूछी गई है, इसीलिए कहती हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है कि आपके सामने जो चैप्टर दिए गए, सबसे पहले तो आप उसकी विधा ही याद करो। जब तक आप सिलेबस को ही नहीं पता होगा आप लोगों को, आप आगे कैसे बढ़ सकते हो? इसलिए आपको सबसे पहले जो विधा दी गई है उनको आपको याद करना जरूरी है। तो अपू के साथ 2.5 साल ये क्या है? एक क्या ये डायरी है, क्या रिपोर्टाज है, क्या संस्मरण है, या फिर यात्रा वृत्तांत है? तो ये क्या है? अपू के साथ 2.5 साल, ये एक क्या है? संस्मरण है। या इसके ऊपर मतलब एक फिल्म है अपू के साथ 2.5 साल, पथेर पांचाली करके कुछ ऐसी फिल्म है, उसके उसमें जो अपू का रोल निभाना था अपू को, तो उसके ऊपर ये लिखा गया संस्मरण है। और फिर जो फिल्म की शूटिंग करने के दौरान लेखक है उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पूरा इस चैप्टर के अंतर्गत दिया गया है। तो अपू के साथ 2.5 साल की विधा क्या है? ये संस्मरण है। रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन रघुवीर सहाय से संबंधित पूछा है, और पूछा है कि इनकी रचना नहीं है। रघुवीर सहाय तार सप्तक किसने निकाला था? अज्ञेय के द्वारा निकाला गया था। तो जो दूसरा तार सप्तक आता है रघुवीर सहाय उससे संबंधित है। किस कौन से सप्तक से है रघुवीर सहाय? दूसरे सप्तक से। और रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? 1929 में रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था। तो आपसे पूछा क्या गया है कि रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। आत्महत्या के विरुद्ध, चक्रव्यूह, लोग भूल गए हैं, सीढ़ियों पर धूप में। तो बताना है रघुवीर सहाय की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते और कुछ चिटियां, सीढ़ियों पर धूप में, ये सब किसके संग्रह, काव्य संग्रह है? रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह है। लेकिन चक्रव्यूह जो है रघुवीर सहाय के द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि किसके द्वारा लिखा गया? चक्रव्यूह शायद बता रही हूँ मैं आप लोगों को, शायद किसके द्वारा लिखा गया? कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया, जहां तक मुझे ध्यान है। कंफर्म कर लेना, मैं शायद आप लोगों को बोल रही हूँ कि चक्रव्यूह किसके द्वारा लिखा गया है? चक्रव्यूह कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर गलत हो जाता है, गलत ही आपसे पूछा
गया था। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक से है? मोहन राकेश के चारों नाटक दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा नाटक है मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है जहां से ये संवाद उठाया गया है। पैरों तले की जमीन है, आषाढ़ का एक दिन है, लहरों के राजहंस है या फिर आधे अधूरे हैं। मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक है आधे अधूरे। मध्य वर्गीय समाज की विडंबना को यहाँ पर लेखक ने उजागर किया है। कौन सा नाटक है? आधे अधूरे। लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन, ये भी क्या है? मोहन राकेश के नाटक है। आषाढ़ का एक दिन संस्कृत के महान कवि कालिदास के ऊपर लिखा गया है और लहरों के राजहंस गौतम बुद्ध के ऊपर लिखा गया नाटक है। तो ये जो कोटेशन है, ये जो कथन है, कहां से उठाया गया है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह जो संवाद है ये लहरों के राजहंस नाटक से उठाया गया है। पैरों तले की जमीन की बात करें तो मोहन राकेश का अधूरा नाटक है। बताया जाता है कि कमलेश्वर जी ने इसको पूरा किया था। किसको? पैरों तले की जमीन। ये चारों वैसे मोहन राकेश के नाटक का ध्यान रख लेना है। ये तीनों नाटक तो बार बार आपसे पूछे जाते हैं, भूलकर भी नहीं भूलना है। आषाढ़ का एक दिन 1958 में लिखा गया था। आधे अधूरे कब लिखा गया था? 1968 में शायद आधे अधूरे लिखा गया था। लहरों के राजहंस भी किसके द्वारा लिखा गया है? मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया नाटक है। पैरों तले की जमीन, ये मोहन राकेश का नाटक है, लेकिन किसने पूरा किया था? ये मोहन राकेश ने नहीं, बल्कि कमलेश्वर जी ने इसको पूरा किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया गया कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुटुज को गाढ़े का साथी क्यों कहा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुटुज को गाढ़े का साथी क्यों कहा है? कुटुज विपत्ति काल में काम आता है। कुटुज के पुष्प निर्धनों के कमल के समान है, निर्धनों के लिए कमल के समान है। कुटुज रोगनाशक है और कुटुज एक बहुउपयोगी है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। शायद ये आपके एनसीईआरटी से उठाया गया शिरीष के फूल नाम करके एक निबंध आपका लगा हुआ है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और वहीं पर ये कोटेशन दी गई है। कुटुज वैसे इनका एक अलग से निबंध है महावीर प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का, लेकिन ये कोटेशन जहां तक मुझे ध्यान है कि सीरीज के पुल जो आपके एनसीईआरटी में जो चैप्टर दिया गया, निबंध दिया गया है, वहां से ये जो ये कथन है ये उठाया गया है कि कुटुज को गाढ़े का साथी क्यों कहा है। कुटुज विपत्ति काल में काम आता है। कुटुज के पुष्प निर्धनों के लिए कमल के समान है। कुटुज रोगनाशक होता है या फिर कुटुज एक बहुउपयोगी है। तो इसमें से आपको गलत बताना है कि गलत कौन सा, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है कि कुटुज को गाढ़े का साथी क्यों कहा है, क्योंकि कुटुज क्या होता है? विपत्ति काल में काम आता है। यही क्या है? सही है। आपसे ये पूछा ही क्या गया था कि कुटुज को गाढ़े का साथी लेखक ने क्यों कहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है पत्रिका एवं संपादक की दृष्टि से असंगत विकल्प बताइए। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा निकाली गई है। सुदर्शन पत्रिका देवकीनंदन खत्री ने निकाली है। समालोचक पत्रिका ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने निकाली है या फिर इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त के द्वारा निकाली गई पत्रिका है। तो आपको बताना है कि पत्रिका और संपादक को लेकर कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निकाली थी, 1903 में इसके संपादक बने थे और 1920 तक यानी लगभग 17 साल तक महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का कार्यभार अपने ऊपर लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। सुदर्शन पत्रिका देवकीनंदन खत्री के द्वारा निकाली गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। समालोचक पत्रिका ईश्वरी प्रसाद वर्मा ने नहीं निकाली, बल्कि किसके द्वारा निकाली गई है? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी के द्वारा समालोचक पत्रिका निकाली गई है। इंदु पत्रिका अंबिका प्रसाद गुप्त ने निकाली थी, ये भी सही है। आपसे गलत ही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर गलत है। गलत आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या है? गलत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नंगा तलाई का गांव रचना है। विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी की आत्मकथा है, रामदर्श मिश्र का उपन्यास है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का आत्मकथा है या मैनेजर पांडे का संस्मरण है। तो बताना है कि नंगा तलाई का गांव रचना क्या है। नंगा तलाई का गांव, इसके केंद्र में कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है इस रचना के केंद्र में है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और आपसे पूछा क्या गया है कि नंगा तलाई का गांव रचना है, यानी ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर कंफ्यूजन करने के लिए आप लोगों के सामने दिए गए हैं। विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का आत्मकथा है। तिवारी और त्रिपाठी दोनों अलग अलग हैं। तो विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा क्या है? ये यहाँ पर क्या है? नंगा तलाई का गांव, ये रचना है। और कब आई थी? ये 2012 में ये रचना आती है। मैंने बता दिया इसके केंद्र में कौन है। इसके केंद्र में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस रचना के केंद्र में है।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। आदिकालीन जो रासो साहित्य है, कल भी मैंने बताया था कि आदिकाल आपका अलग अलग भागों में बटा हुआ है। जैसे कि आदिकाल में सबसे पहले आता है अपभ्रंश साहित्य, फिर जैन या रास साहित्य, फिर सिद्ध और नाथ साहित्य आते हैं। उसके बाद आपका कौन सा आता है, रासो साहित्य आता है, फिर आते हैं आपके लौकिक साहित्य, और लास्ट में क्या आता है आपका गद्य साहित्य। तो आदिकालीन जो रासो साहित्य, रासो यानी कि पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है, हमीर रासो है, कुमान रासो है, बिसलदेव रासो, विजयपाल रासो है, ये जो रासो लिखे गए थे, उनकी जो प्रवृत्ति थी यानी उनकी जो विशेषता थी, कौन सी यहाँ पर सही नहीं है, ये आपको बताना है। कल भी यहाँ से क्वेश्चन आया था और आज भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसलिए हर काल की जो विशेषताएं हैं, सबसे पहले तो आपको विशेषताओं के बारे में ही पता होनी चाहिए। जब तक आप मतलब जड़ को ही नहीं पकड़ोगे तो आप मतलब जो पौधा है, अगर जड़ ही उसकी कमजोर है, अगर वो ऊपर बढ़ता है तो मतलब उसकी स्थिति क्या होती है, खराब होती है। तो यहाँ पर आदिकालीन रासो साहित्य की प्रवृत्तियां पूछी गई है, पूछा गया कि इनमें से कौन सा गलत है, सत्य नहीं है। श्रृंगार और वीर रस का एक साथ चित्रण रासो साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण हुआ है। रासो साहित्य में शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक एवं जीवंत चित्रण है। युद्धों का सजीव चित्रांकन इस साहित्य की अनंतम उपलब्धि है। तो बताना है कौन सा गलत है। सबसे पहले तो रासो साहित्य किसके द्वारा लिखा गया था, जो चारण या भाट कवि होते थे, वो अपने आश्रयदाता के साथ युद्ध में जाते थे और आंखों देखी घटना का वर्णन फिर वो अपने साहित्य के अंतर्गत करते थे, अपनी रचनाओं में उकेरते थे। जैसे कि चंद बरदाई कौन थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ये सखा थे, मित्र थे और उसके दरबारी कवि थे। जब पृथ्वीराज चौहान युद्ध में जाते थे तो उनके साथ जाते थे और युद्ध में जो उन्होंने वर्णन देखा है, आंखों देखी घटना का वर्णन फिर वो अपनी रचनाओं में उकेर देते थे। तो श्रृंगार और वीर यानी कि एक तरफ श्रृंगार है, एक तरफ वीर है। वीर रस से परिपूर्ण रचनाएं तो आदिकाल में लिखी ही गई थी, साथ में श्रृंगार रस का भी यहाँ पर वर्णन है। क्योंकि जब आप पृथ्वीराज रासो पढ़ते हो तो उसमें जो पृथ्वीराज रासो में जो कौन है, जयचंद की पुत्री, जयचंद की पुत्री का नाम है, मुझे नाम याद क्यों नहीं आ रहा भाई। मतलब जयचंद की पुत्री है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो पृथ्वीराज रासो लिखा गया है उसमें उसको लेकर क्या है पृथ्वीराज रासो लिखा गया। तो श्रृंगार और वीर रस का वहां पर एक साथ वर्णन देखने को मिलता है, ये बिल्कुल सही है। रासो साहित्य में शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक एवं जीवंत चित्रण हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। और युद्धों का सजीव चित्रांकन इस साहित्य की अत्यंतम उपलब्धि है, ये मैंने बता दिया कि ये बिल्कुल सही है। लेकिन इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण हुआ है, ये गलत है। राष्ट्र प्रेम तो आपको देखने को ही नहीं मिलेगा आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत, मैंने बता दिया। आदिकालीन साहित्य में राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रचनाएं आपको नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि उस समय पर जो हमारा देश था या फिर जो राज्य थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, छोटे छोटे खंडों पर एक राजा का अधिकार मतलब अधिकार होता था। इस तरह से ऐसा कुछ मतलब इस राष्ट्र साहित्य के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो राष्ट्र प्रेम का यहाँ पर सुंदर चित्रण हुआ है, आपसे ये गलत पूछा गया था, तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर गलत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया गया है कि इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा से क्वेश्चन है कि एक तरफ तो साहित्य ग्रंथ है, दूसरी तरफ उनके लेखक है कि किसके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। हिंदी नवरत्न मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का आधा साहित्य सुमन राजे के द्वारा लिखा गया है। तो ए का हो जाएगा आपका IV। तो ए का IV देखते हैं किसमें है। ए का IV आपका 2 ऑप्शन में है, एक ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में। काम नहीं चलेगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 और 4 हो जाते हैं एलिमिनेट। अब टाई हमें 1 और 2 के बीच में तोड़नी है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया। तो ए में और बी में दोनों में क्या है, 2-2 है, लेकिन यहाँ से भी काम नहीं चलेगा, आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य का आधा साहित्य सुमन राजे के द्वारा लिखा गया। तो द का क्या चला जाएगा आपका 1, यानी द का आपका 1 यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य की भूमिका, 3 जो साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखे गए, बिल्कुल सही है।
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक गीत डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा था, लेकिन ये इनका अधूरा ग्रंथ है। भक्ति काल तक इस ग्रंथ को ये पूरा कर पाए थे। 7 प्रकरणों में ये ग्रंथ विभाजित है। हिंदी नवरत्न 1910 में मिस्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया था, जिसमें इन्होंने बिहारी बड़े की देव बड़े इस विवाद को इन्होंने खड़ा कर दिया था मिस्र बंधुओं ने। अगर मिस्र बंधुओं की बात करते हैं तो इन्होंने कौन सा लिखा था? हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में मिस्र बंधु विनोद इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, और ये 3 भाई थे। कौन कौन से थे? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित नामकरण के विषय में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इसे अगर पेपर की बात करें तो इसमें आदिकाल से ज्यादा क्वेश्चन उठाए गए हैं, और पूरा आदिकाल मैंने संपूर्ण आदिकाल आपको करवा रखा है। अगर नहीं देखा तो जाकर देख लेना। आपके कम से कम 10 क्वेश्चन बता रही हूं मैं, यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपसे आदिकाल से यहाँ पर पूछे गए हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित नामकरण के विषय में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सिद्ध सामंत काल आदिकाल को क्या नाम राहुल सांकरत्यायन के द्वारा दिया गया था? आदिकाल रामचंद्र शुक्ल ने दिया था? बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था? या संधि चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा दिया गया था? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो सिद्ध सामंत काल राहुल सांकरत्यायन ने दिया था आदिकाल को, और सिद्ध में जो सरहपा कवि आते हैं उन्हीं को इन्होंने पहला कवि माना था। हिंदी का पहला कवि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन है? सरहपा। किसने माना है? राहुल सांकरत्यायन ने। लेकिन श्रम मान्य मत यही है। आदिकाल के जो कवि हैं किसने पहला कवि माना है, इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। बीज वपन काल किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आदिकाल, आदिकाल को सबसे पहले आप समझो, आदि क्या होता है? शुरुआत, और काल क्या होता है? समय। यानी कि जहां से हमारे हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है, जहां से हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमारे हिंदी साहित्य में क्या आता है? आदिकाल आता है। आदिकाल की विशेषताएं क्या थी? प्रवृत्तियां क्या थी? उस समय का समाज कैसा था? वातावरण कैसा था? ये सब आपको आदिकाल के अंतर्गत देखने को मिलता है। जैसे आप भक्ति काल में बढ़ते हो तो भक्ति काल में फिर आपके मतलब भगवान से संबंधित आपको काव्य देखने को मिलेगा, लेकिन रीतिकाल में आकर फिर से आदिकाल जैसी प्रवृत्ति कुछ परिपाटी वहां पर आपको देखने को मिलती है। लेकिन आधुनिक काल बिल्कुल इनसे अपोजिट हो जाता है। रीतिकाल तक तो ब्रज भाषा में रचनाएं की जाती है, लेकिन आदिकाल जैसे ही स्टार्ट होता है तो आदिकाल में भारतेंदु युग में आकर ब्रज भाषा के साथ साथ खड़ी बोली में भी रचनाएं की जाने लगी, और आधुनिक काल से ही आपकी अन्य गद्य जो विधाएं हैं, जैसे कि संस्मरण है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है, रेखा चित्र, संस्मरण, एकांकी है, आपकी डायरी विधा है, ये सब इनकी शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। तो आदिकाल में आदिकाल के नामकरण को लेकर और रीतिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद है। आपसे नामकरण आदिकाल के पूछे जाएंगे और रीतिकाल के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना बेटा। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकरत्यायन के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही है। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। संधि एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा दिया गया था, ये भी सही है। लेकिन आदिकाल, आदिकाल किसने कहा था? आदिकाल को आदिकाल कहने वाले कौन थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? आदिकाल को आदिकाल कहा था, न कि रामचंद्र शुक्ल ने। तो रामचंद्र शुक्ल ने तो इनको क्या कहा था? दोहरा नामकरण करने की प्रवृत्ति रामचंद्र शुक्ल के द्वारा अपनाई गई थी। आदि काल के अंतर्गत ये जब आदिकाल लिखते हैं अपने साहित्य के अंतर्गत, तो इनको अलग अलग प्रकरणों में विभाजित करते हैं। वैसे ये आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में छायावाद तक लिख पाते हैं, और ये अलग अलग प्रकरणों में क्या करते हैं? हर एक काल को अलग अलग प्रकरणों में विभाजित करते हैं। तो आदिकाल किसने बताया था? आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपके सामने आया है कि संधि व चारण काल। संधि चारण काल तो कहा था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, लेकिन चारण काल आदिकाल को किसने कहा था? गिरेशन के द्वारा, जॉर्ज गिरेशन के द्वारा आदिकाल को चारण काल कहा गया था। चारण काल इन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा था, और रीतिकाल को जॉर्ज गिरेशन ने क्या कहा था? रीति काव्य कहा था। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, दोनों पूछे गए क्वेश्चन है कि रीतिकाल को आदिकाल को चारण काल किसने कहा? जॉर्ज गिरेशन ने। रीतिकाल को रीति काव्य किसने कहा? जॉर्ज गिरेशन ने कहा। और जॉर्ज गिरेशन ने अपने ग्रंथ को 11 भागों में विभाजित किया था, तो सबसे पहले नंबर पर ये चारणकाल रखते हैं, और 7वें स्थान पर ये रीतिकाल को रीति काव्य का नाम देते हैं। तो आपसे एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जॉर्ज गिरेशन के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था, कौन सा ग्रंथ था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये ग्रंथ गिरेशन के द्वारा लिखा गया है। तो इन्होंने अपने ग्रंथ को 11 भागों में बांटा था, लेकिन रीतिकाल को ये कौन से नंबर पर रखते हैं?
क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है कि 11 भागों में इन्होंने अपने ग्रंथ को बांटा, लेकिन रीति काल को रीति काव्य नाम इन्होंने कौन से नंबर पर जगह दी है? तो कौन से जगह नंबर पर जगह दी थी इन्होंने, मैंने बता दिया। 7वें नंबर पर इन्होंने क्या कहा था? रीति काल को रीति काव्य कहा था। फर्स्ट नंबर पर रखते हैं चारण काल को, और 7वें नंबर पर फिर किसको रखते हैं? किसको रखते हैं? रीति काल को रीति काव्य कहते हैं। जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन करवाया था, सिद्धों से संबंधित क्वेश्चन था कि सरहपा को हिंदी का पहला कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना है, लेकिन अपभ्रंश काव्य प्रकरण 2 के अंतर्गत जब रामचंद्र शुक्ल को पढ़ते हो तो 84 सिद्धों में सबसे पहले नाम रखते हैं ये लुइपा का, लेकिन 6वें स्थान पर किसको रखते हैं? सरहपा को रखते हैं। इसी तरह से ये छोटी-छोटी जो बातें हैं एग्जाम में आपके लिए मोटी हो जाती हैं, तो मैं जो वर्बली बोलती हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से सुना करो, ताकि एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आए तो आपका गलत न हो। आज का लास्ट का क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा जीवन की विषम समस्याओं का चित्रण है? प्रेमचंद हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राटकार के रूप में जाने जाते हैं, और सम्राट उपन्यास सम्राट की उपाधि इनको किसने दी थी? शरतचंद्र के द्वारा लिखी, शरतचंद्र ने दी थी। शरतचंद्र कौन थे? विष्णु प्रभाकर ने जिनके ऊपर जीवनी लिखी है, आवारा मसीहा, ये वही शरतचंद्र हैं जिन्होंने प्रेमचंद को क्या दी थी? उपन्यासकार की उपाधि दी थी। सम्राट उपन्यासकार की उपाधि शरतचंद्र के द्वारा दी गई थी। तो प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा जीवन की विषम समस्याओं का चित्रण है? आपसे ये पूछा गया, क्या निर्मला में है, क्या प्रतिज्ञा में है, क्या सेवा सदन में है, क्या प्रेम आश्रम में है? चारों ही उपन्यास प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए हैं, और आपसे यहाँ पर गलत पूछा गया है तो गलत आपको बताना है, सॉरी गलत नहीं बताना, आपको बताना है कि प्रेमचंद का कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसमें विधवा विवाह की जो विधवा जीवन है उसकी विषम समस्याओं का यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर गलत है, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। ये गलत नहीं बार बार जुबान पे क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए हैं कि असत्य है या सही नहीं है। तो प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है? प्रतिज्ञा। इस उपन्यास में इन्होंने विधवा जीवन की जो समस्याएं हैं उनका यहाँ पर चित्रण किया है। तो आपका पीजीटी 2022 का यहाँ पर पेपर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। बिल्कुल एक एक ऑप्शन को खोलकर मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो न भूलें। अब मैं आपके सामने मतलब आगे के जो आपके पीवाईक्यू हैं उन सबको सोल्व करवाने का यहाँ पर मैं प्रयास करूंगी। मैंने आपसे वादा किया कि मैं 2018 से लेकर 2024 तक के पीवाईक्यू आप लोगों को सोल्व करवाऊंगी। तो मैं यहाँ पर पेपर से पहले आपको सभी पीवाईक्यू पीजीटी और टीजीटी के आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में आपकी जो 15 नंबर की हिंदी व्याकरण पूछी जाती है ये भी आपको यहाँ पर सोल्व देखने को मिल जाएगी। साथ में यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो मेरे साथ जुड़ सकता है। मैं एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट हिंदी दोनों की यहाँ पर तैयारी करवा रही हूँ। तो अब मैं यूजीसी नेट के पीवाईक्यू की सीरीज आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ। अगर कोई बच्चा आपके फ्रेंड सर्कल में है, कोई तैयारी कर रहा है तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बच्चे को हेल्प हो सके, क्योंकि उनका एग्जाम अभी जून में ही ले लिया जाएगा। वैसे आपका स्टेट भी जून या जुलाई में 100% ले लिया ही जाएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहें, और नेट वाले तो बार बार अपना रिवीजन पर ही फोकस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।